नमस्कार दोस्तों, जीके जीएस डिस्कशन में आप लोग का स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो है बिहार एसएससी का साइंस का सेट प्रैक्टिस लेके आते हैं डेली। तो आज जो है हमारा 7वां है, सीरीज का 7वां सेट प्रैक्टिस है। तो आप लोग जो है अपना अपना अनुभव को जांचिएगा कि हम किस पानी में है, ठीक है? तो चलिए अनुभव को जांचिए अपना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी? दूरी की, समय की, आयु की या प्रकाश की तीव्रता की? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की है कि या समय या आयु या प्रकाश की तीव्रता की? तो ये प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई होती है, दूरी की इकाई। तो हम जान लेते हैं प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, ठीक है? तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को, तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल 3 लाख मीटर पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में प्रकाश जो है वो 1 सेकेंड में 3 लाख मीटर चल जाता है, 3 लाख मीटर। या फिर इसको ऐसे लिखा जाता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है? अब एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर। अगर सेंटीमीटर में पूछे तो 9.46 × 10⁻12 सेंटीमीटर। जब ये 1 सेकेंड में 3 लाख चल रहा है तो बताइए कि 1 साल में वो कहां जाके पहुंचेगा? कुछ पता भी नहीं रहेगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैनोमीटर के द्वारा माप किया जाता है। मतलब मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? वायु दाब की या गैसों के दाब का या द्रवों के दाब का या सतह पर तेल के दाब का? मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो इसका जो है गैसों का दाब का किया जाता है। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों के दाब। अब वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं? वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से, बैरोमीटर। और द्रव के घनत्व को किससे मापते हैं? द्रव के घनत्व को जो है वो हाइड्रोमीटर या द्रव घनत्व मापी या उत्प्लवन मापी से मापते हैं। तो ज्यादातर आपको हाइड्रोमीटर देखने को मिलता है, लेकिन अगर कभी ये दोनों में से भी कभी दे दिया, दोनों में से और कोई 3 गो दिए ना, हाइड्रोमीटर, द्रव, लेकिन ज्यादातर हाइड्रोमीटर ही आता है। तो आप तीनों की याद रखिएगा, ठीक है? चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी झील के तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आती है तब इसका आकार क्या होता है? जब किसी वायु का बुलबुला जब नीचे से उठकर ऊपर आती है तो क्या होता है? उसका आकार बढ़ जाता है। आकार मतलब आयतन, या घट जाता है, या यथावत रहता है, या चपटा होकर तस्तरी नुमा हो जाता है। क्या होता है? जब किसी झील के तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो क्या होता है? इसका जो है वो आकार बढ़ जाता है। आकार जब झील के अंदर रहता है, तो इस पे ऊपर से प्रेशर लगते रहता है, जिसके कारण ये छोटा हो जाता है। लेकिन जैसे ही बाहर आता है तो प्रेशर कम जाता है इसके ऊपर से, और जब किसी के ऊपर से प्रेशर कम जाएगा तो ये फैलने लग जाता है, इसका आयतन बड़ा हो जाता है, यानी आकार बड़ा हो जाता है। आयतन मतलब क्या होता है? तो कितना ज्यादा भाग को आप घेर रहे हैं, ठीक है? चलिए अगला कह रहा है कि ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकते किसमें?
ठोस में या द्रव में या गैस में या निर्वात में ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। किसमें नहीं चलती है? तो ये निर्वात में नहीं चलती। निर्वात मतलब जहां वायुमंडल ना हो, कोई माध्यम नहीं हो, जल ना हो, हवा ना हो, ठीक है, उसे हम निर्वात कहते हैं। तो वायु ध्वनि जो है वो कहाँ नहीं चल सकती है, मतलब गमन नहीं कर सकती है, तो ये निर्वात में नहीं कर सकती है। और ठोस में सबसे अधिक होता है। ठोस में क्या होता है? सबसे अधिक गमन। हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किसमें होता है? तो ठोस में होता है। उसके बाद किसमें होता है? तो द्रव में होता है। और सबसे कम पूछे तो ध्वनि की चाल सबसे कम गैस में होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है कि इस्पात में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होता है। इस्पात में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। इस्पात में ध्वनि की चाल सबसे अधिक है। ध्वनि क्या है? तो ध्वनि एक प्रकार का ऊर्जा है। ध्वनि एक प्रकार का ऊर्जा है। ध्वनि कैसा तरंग है? ध्वनि जो है वो अनुदैर्घ्य तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है, मतलब इस टाइप से चलती है जैसे। चलिए अगला बोल रहा है कि चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे के बात को नहीं सुन सकता है। क्यों भाई, क्यों नहीं सुन सकता है? चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति जब बातें करता है तो क्यों नहीं सुनता एक दूसरे की बातें को? तो ये ऑप्शन है कि चंद्रमा पर उनके कान कार्य करना बंद कर देता है। दूसरा है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। तीसरा है कि चंद्रमा पर वे विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहन कर जाते हैं। और चौथा है कि चंद्रमा पर ध्वनि मंद गति से चलती है। इसका क्या हो जाएगा? क्यों नहीं सुनता है दो व्यक्ति एक दूसरे की बातें को? तो चंद्रमा पर वायुमंडल है ना है, तो जब वायुमंडल है ही नहीं तो फिर कहां से सुनेगा? तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण एक दूसरे की बातों को नहीं सुन सकते, ठीक है। चलिए अगला बोल रहा 6 नंबर, ये क्वेश्चन है कंप्यूटर का। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाला निवेश युक्ति कौन है? सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति कौन है? ट्रैक बॉल है या स्कैनर या माउस या इनमें से कोई नहीं। सबसे अधिक प्रयोग किसका होता है? तो ये माउस का होता है। माउस जो है वो कंप्यूटर के चलाने में काफी मदद करता है, ठीक है। अगला 7 नंबर का है कि मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन है? मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन है? तो ये इसका ऑप्शन है हृदय या फेफड़ा या गुर्दा या प्लीहा। प्लीहा को हम तिल्ली भी कहते हैं, तिल्ली। तो कौन है? हृदय, फेफड़ा, गुर्दा या प्लीहा? कौन होगा इसका आंसर? मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन है? इसका जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, प्लीहा हो जाएगा। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन है? तो प्लीहा है। प्लीहा को हम तिल्ली कहते हैं। अब मलेरिया प्रोटोजुआ जनित रोग है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है, परजीवी से होता है। लेकिन इसको वाहन करने का कौन काम करती है? ये तो प्रोटोजुआ के कारण होता है, लेकिन इसको जो है अपने शरीर में कौन रखती है, ताकि अगर वो मच्छर काटता है हम लोग को तो वो हम लोग को फिर मलेरिया हो जाता है। क्योंकि मच्छर काटती है तो ब्लड निकलता है, और ब्लड निकलता है तो हमारे ब्लड में चला जाता है। तो ये ब्लड में जब चला जाएगा
तो ये जो है प्लाज्मोडियम परजीवी को जो रखे रहता है अपना शरीर में, कौन? मादा एनोफिलीज मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला है कि औषधि, औषधि इसका क्या होता है? जब मलेरिया हमको हो जाएगा तब औषधि भी तो चाहिए। तो एटाब्रीन, एटाब्रीन, क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन, एटाब्रीन, क्लोरोक्विन और ये कामाक्विन, ये सब नाम जो है आप लोग जल्दी नहीं सुने होंगे क्योंकि ये सब मास्टर बताता ही कहाँ है, हम खुद पढ़ के बैठ चुके हैं। एटाब्रीन, क्लोरोक्विन, कामाक्विन और एक कुनैन होता है, कुनैन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला 8 नंबर का आ रहा है कि मानवों में गुणसूत्रों की संख्या 21 की त्रिगुण सूत्रता उत्तरदायी है। मानवों में त्रिगुण की संख्या 21 की त्रिगुण सूत्रता उत्तरदायी है, किसके लिए बताइएगा आप लोग, किसके लिए? मानवों में गुणसूत्रों की संख्या 21 की त्रिगुण सूत्रता हीमोफीलिया के लिए या क्वाइन-फेल्टर सिंड्रोम के लिए या डाउन सिंड्रोम के लिए या टर्नर सिंड्रोम के लिए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? मानवों में गुणसूत्रों की संख्या 21 की त्रिगुण सूत्रता उत्तरदायी होता है, क्यों होता है? तो ये डाउन सिंड्रोम के लिए होता है, तो डाउन सिंड्रोम। अच्छा, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती? मानव में गुणसूत्रों गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, यानी 23 जोड़ा होता है। लेकिन डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है, गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है, की संख्या 47 हो जाती है, सीधा लिखिए 47 हो जाती है। अच्छा, एक क्वेश्चन और कि डाउन सिंड्रोम को एक और नाम से जानते हैं, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम को मंगोली जड़ता, मंगोली जड़ता भी कहा जाता है। आप लोग को हम बार बार बोल रहे हैं कि प्लीज जो है आप लोग अपना नोट्स बनाइए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन हम बहुत ही मेहनत लगता है ये सब क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ के लाने में। ठीक है, तो इसे मंगोली जड़ता के नाम से भी जाना जाता है। अब एक डाउन एक टर्नर सिंड्रोम आता है, टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? इसमें 45, एक कम जाता है, इसमें एक ज्यादा हो जाता है तो इसमें एक कम जाता है। जिससे क्या होता है, तो जो बच्चा होता है ना उसमें थोड़ा सा आम मनुष्य थोड़ा सा अलग टाइप का दिखता है। 45 गुणसूत्रों की संख्या, किसी का सर बड़ा हो गया तो किसी का कान छोटा हो गया, इस टाइप का जो है देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि थैलीसीमिया, थैलीसीमिया एक अनुवांशिकी रोग है जिससे प्रभावित होता है। थैलीसीमिया एक अनुवांशिकी रोग है जिससे प्रभावित होता है क्या? रक्त या फेफड़ा या हृदय या गुर्दा, क्या होता है? थैलीसीमिया से क्या प्रभावित होता है? तो इससे जो होता है वो रक्त प्रभावित हो जाता है। क्या होता है? रक्त प्रभावित हो जाता है। इससे, इस बीमारी से क्या होता है, तो रक्त जो होता है उसका क्षरण होने लग जाता है, जिससे एनीमिया रोग हो जाता है। जिससे क्या होता है? एनीमिया रोग हो जाता है। अनुवांशिकी जहां भी आप देखेंगे तो वहां समझिए कि जेनेटिकली रोग है, मतलब माँ पापा को जो रहता है ना वो गुण जो है थोड़ा बहुत बच्चे में आ जाते हैं। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है कि सफेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है। सफेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है, किसका है?
गेहूं का या सरसों या चावल या बाजरा। सफेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है। किसका है? सरसों का। सफेद कीट नामक रोग किसमें होता है? सरसों में। ये कवक जनित रोग है। सफेद कीट नामक रोग जो होता है वो सरसों में होता है और ये कवक जनित रोग है। ये कवक है। कवक तो कौन से कवक का नाम क्या है? कवक का नाम सिस्टोपस, सिस्टोपस कैंडिडा, कैंडिडा, सिस्टोपस कैंडिडा कवक का नाम है। इससे क्या होता है? ये सफेद कीट रोग जब सरसों में होता है ना, तो इससे क्या होता है? तो इसके जो है तने, पत्ती, ये सब पर जो है ये व्हाइट कलर का एक परत जैसा जम जाता है, जिससे जो है वो सरसों की उत्पादन क्षमता में कमी आ जाती है। ठीक है, चलिए अगला। अगला बोल रहा है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? सोडियम होता है या गंधक या पोटेशियम या लोहा? कौन होता है? हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित करता है? इनमें से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो इस हृदय की धड़कन के लिए जो वो पोटेशियम होता है, पोटेशियम। ठीक है। लोहा से क्या होता है? लोहा मतलब आयरन। आयरन की कमी के कारण, आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया, एनीमिया रोग हो जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है फास्फोरस के बारे में। फास्फोरस ये किसके लिए? फास्फोरस जो होता है वो हड्डी के विकास के लिए, हड्डी के विकास के लिए आवश्यक होता है। अगर अगर कोई व्यक्ति मरता है, ठीक ना, तो हड्डी, अगर जिसके शरीर में फास्फोरस की कमी है और वो व्यक्ति मर गया, तो उसकी जो है वो बॉडी जलाने में बड़ी दिक्कत होता था। सब लोग बोलता है कि पता नहीं क्या कुकर्म किया है जो इसकी बॉडी नहीं जल रही है। ऐसा बात नहीं है। फास्फोरस की कमी के कारण जो होता है वो बॉडी नहीं जल पाती अच्छे तरीके से। ठीक है। गंधक को तो सल्फ्यूरिक अम्ल कल ही बताए थे। सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, H2SO4। अगला क्वेश्चन है कि चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध किससे है? चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध किससे है? कैंसर के अंतिम चरण से, या गर्भ में शिशु की जानकारी से, या हृदय घात से, या बच्चों के जन्म लेने से? चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर के नाम से किसे जाना जाता है? ये हृदय घात को जाना जाता है। हृदय यानी हार्ट अटैक को। हार्ट अटैक मतलब जैसे कि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आया और उसके 1 घंटे के अंदर अगर उसको इलाज मिल जाता है तो उस व्यक्ति को सही होने को, ठीक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसलिए जो है उसे गोल्डन आवर नाम दिया गया है, मतलब उसके लिए बेटर होता है। ठीक है, इसलिए इसे गोल्डन आवर नाम दिया गया है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लंबे समय तक उपवास रहने से शरीर के किस अंग पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? हृदय पर, या आंत पर, या फेफड़ा पर, या गुर्दा पर? किस पर? लंबे समय तक अगर आप उपवास रहेंगे ना तो शरीर के किस अंग पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर बताइएगा आप लोग। तो इसका गुर्दा, गुर्दे पर यानी वृक्क। ठीक है, गुर्दा यानी वृक्क। तो गुर्दे पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। जब आदमी उपवास रखता है तो क्या होता है? उसको ऊर्जा नहीं मिल पाती है। माइंड को जो है, अगर ये गोल्जी बॉडी क्या करता है कि ऊर्जा जब बनता है, खाना खाने के दौरान जब ऊर्जा बनता है तो इसको सबसे पहले माइंड को देते हैं, क्योंकि माइंड ही जो है वो पूरे शरीर को संचालित करती है, नियंत्रित करती है। तो ऊर्जा जो माइंड को नहीं मिल पाती है, जिससे लड़कियां लोग देखते नहीं है जब उपवास रखती है
तो बेहोशी की हालत में हो जाते हैं, क्योंकि उसको माइंड को जो है वो ऊर्जा नहीं मिल पा रहा है। जब माइंड ही नहीं एक्टिव है तो पूरा शरीर भी गिर जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इटाई इटाई किसके कारण होता है? इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन है पारद या निकेल या कैडमियम या सीसा, किसके कारण होता है? इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कैडमियम। कैडमियम के कारण जो है वो इटाई इटाई रोग होता है। इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण होता है। अब इटाई इटाई रोग पहले कहाँ हुआ था भाई? इटाई इटाई रोग को सबसे पहले कहाँ देखा गया था? इटाई इटाई रोग को सबसे पहले जापान के टोयामा शहर में, टोयामा नाम याद रखिएगा। इटाई इटाई रोग जो है वो कैडमियम के कारण होता है, और ये सबसे पहले देखा गया था टोयामा, जापान के टोयामा शहर में देखा गया था। इसके लक्षण क्या है? जब इटाई इटाई रोग होगा तो हम कैसे जानेंगे कि ये इटाई इटाई रोग हुआ है हमको? तो इसके लक्षण जो है, रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी और ये जोड़, जहां जहां शरीर में जोड़ रहती है उसमें, जोड़ आदि में काफी दर्द देखने को मिलता है, काफी दर्द होती है, तो हम समझेंगे कि इटाई इटाई रोग हुआ है। ठीक है, बाकी आप जाके इलाज करवाइएगा अपने डॉक्टर के यहाँ। अगला 15 नंबर का आ रहा है कि निम्न में से कौन सा व्याधि अनुवांशिकी है? कौन सी व्याधि जो है वो अनुवांशिकी है, मतलब जेनेटिकली है, मतलब मम्मी पापा के को जो था वो थोड़ा सा बच्चा में भी आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अनुवांशिकी रोग। तो ऑप्शन है हीमोफीलिया या ट्यूबरकुलोसिस या कैंसर या पेचिस, कौन होगा? इनमें से कौन सा रोग जो है अनुवांशिकी है? इसका जो हो जाएगा वो हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है एक अनुवांशिकी रोग है। हीमोफीलिया में क्या होता है? तो इसमें जो होता है वो ब्लड, रक्त जो होता है ना वो बहना बंद ही नहीं होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जब ब्लड जो बहते रह जाएगा, अगर किसी को चोट लगा, बाइक से गिरा, चोट लग गया, अब उसका ब्लड रुकिए नहीं रहा, थक्का जम हो ही नहीं रहा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो रहा है, तो उसके लिए तो दिक्कत होगा, सारा का सारा खून निकल जाएगा शरीर से, तो आदमी मर जाएगा। ठीक है, देखिए अगला 16 नंबर कह रहा है कि गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? क्या नाइट्रोजन है या पोटेशियम या तांबा या लोहा, कौन है? गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो ये नाइट्रोजन का प्रयोग जो होता है वो गेहूं की खेती के लिए बेटर माना जाता है। नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लिया जाता है। ठीक है, अगला सिरका, 17 नंबर है, सिरका निम्न में से किसका एक जलीय घोल है? सिरका किसका एक जलीय घोल है? क्या ऑक्जेलिक एसिड का या साइट्रिक एसिड का या हाइड्रोक्लोरिक या एसिटिक एसिड का, किसका है सिरका? इनमें से किसका, बताइएगा आप लोग कि सिरका जो है वो इनमें से किसका जो है जलीय घोल होता है? सिरका किसका जलीय घोल होता है? तो ये एसिटिक एसिड का होता है। किसका होता है? एसिटिक एसिड का। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिरका निम्न में से किसका एक जलीय घोल है? किसका है? ऑक्जेलिक एसिड का या साइट्रिक एसिड का या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का या एसिटिक एसिड का? सिरका निम्न में से किसका एक जलीय घोल होता है? सिरका किसका जलीय घोल है? इनमें से बताइएगा आप लोग, सिरका किसका जलीय घोल होता है? तो एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड का होता है। एसिटिक एसिड का सूत्र क्या होता है? एसिटिक एसिड CH3COOH। ये सिरका जो होता है, एसिटिक एसिड
एसिटिक एसिड का कार्य क्या होता है? ये सिरका के खट्टा स्वाद तथा तीखी गंध के लिए उत्तरदायी होता है। एसिटिक एसिड जो होता है के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, सिरका जो होता है, इन सिरका किसका एक जलीय घोल है। तो ये एसिटिक एसिड का सूत्र होता है CH3COOH। अच्छा, सिरका को एसिटिक एसिड का एक और नाम होता है एथोनोइक अम्ल। सिरका का एक और अन्य नाम क्या है? एथोनोइक अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है 18 नंबर की, निम्न में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में पाया जाता है? कौन सा कार्बनिक अम्ल है जो अंगूर, इमली और केला में पाया जाता है? क्या ये एसिटिक एसिड है, या सिट्रिक एसिड है, या लैक्टिक है, या टार्टरिक है? कौन ऐसा अम्ल है जो अंगूर, इमली और केला में पाया जाता है? तो ये टार्टरिक एसिड होता है। टार्टरिक मतलब केला में भी, केला तो ऐसे पूछता नहीं है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा, क्या पता ऐसा ही क्वेश्चन दे दे। अंगूर और इमली तो सबको याद रहता है, लेकिन केला पूछता नहीं है तो आदमी ये नहीं याद करता है। लेकिन एग्जामिनर को थोड़ी है, कुछ भी दे सकता है, इसलिए अपना तैयार होके रहना है। ठीक है ना? सिट्रिक एसिड किसमें, लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है? तो ये दूध में पाया जाता है, दूध में। सिट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है? खट्टा फल में, नींबू वगैरह में। ठीक है, तो 18 हो गया। 19 नंबर चलते हैं। 19 में कह रहा है कि शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? क्या इथाइल एल्कोहल, या मिथाइल एल्कोहल, या एसिटिक एसिड, या क्लोरोफिल? क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो ये जो है शक्कर के किण्वन से इथाइल एल्कोहल बनता है। क्या बनता है? इथाइल एल्कोहल, जिसे शराब भी कहते हैं। और मिथाइल एल्कोहल ये जहरीला शराब कहलाता है, मिथाइल एल्कोहल। तो शक्कर का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11 शक्कर का फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन, अगला है 20 नंबर, जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है। पुलिस के द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाली की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या पाया जाता है? पुलिस के द्वारा जब नशे में चेक होता है ना गाड़ी, तो पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वालों की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता था? ए नंबर है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का, बी का है पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक अम्ल का, और सी है सिल्वर नाइट्रेट लेपित सिलिका सेल का, या इनमें से कोई नहीं। क्या है, किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता। अच्छा, जो जिस उपकरण से ये जांच करता है, उसकी श्वास की जांच करता है, तो ये उपकरण कौन सा होता है? उपकरण का नाम क्या होता है? उपकरण का नाम जो होता है वो ब्रीथलाइजर होता है, ब्रीथलाइजर। ठीक है, और पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या होता है? परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या होता है? आप लोग बताइएगा। पोटेशियम K2Cr2O7 होता है। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला K2Cr2O7 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का तो आप लोग का पता ही है, इस H2SO4 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है? H2SO4। ठीक है,
तो आप लोग जो है वो नशा वगैरह मत कीजिएगा, नहीं तो फिर दंड भरिएगा और क्या। तो आज का 20 क्वेश्चन मेरा समाप्त हो गया है, ठीक है। तो आप लोग जो है वो एकदम मन लगा कर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि एग्जाम जो है वो शायद फरवरी में हो जाएगा, फरवरी के लास्ट वीक में या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में, ठीक है। तो एकदम तैयारी को एकदम जोर शोर से करना है, क्योंकि ये 25 क्वेश्चन आता है, तो 25 चौका 100 क्वेश्चन, 100 नंबर का तो यही रहता है, ठीक है ना। और मैथ और रीजनिंग पर भी आप लोग ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग से ही रिजल्ट होने की ज्यादा चांसेस होती है। और इससे, और जीके का तो पूछिए मत, वो कहाँ से दे देगा उसका पता नहीं, फिर भी आपको याद करके जाना है अच्छे तरीके से। इस बार जो है बहुत ज्यादा वैकेंसी आ रही है, तो इस बार जॉब जॉब लेके रहना है, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, हम फिर कल आपके लिए क्लास लेके आते हैं, ठीक है। जय हिंद।